Hello everyone. Once again, I'm back on my live show. I'm Puna Vishisht, representing the Teachers Academy. Let me give you a brief introduction about my academy once again. We deal in visitor visa and study visa for Canada, UK, USA, and Australia. We also provide coaching for almost all the proficiency tests like life skills, TOEFL, PT, Duolingo, self-pip, etc., etc. We also provide coaching for the Caregiver Pilot Program for Canada PR, and we also provide coaching for French classes. We have also started with the online portal, जिसमें ऑलमोस्ट सारे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की कोचिंग दी हुई है। ये जो पोर्टल है हमने बहुत ही रिसर्च और मेहनत के साथ बनाया है और बच्चों की नीड्स और डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो स्टूडेंट्स हमसे यहाँ से आइल्स करके कनाडा बैठे हुए हैं और जिनको दोबारा अपने पीआर फाइल के लिए या वर्क परमिट के लिए दोबारा आइल्स करनी है, तो उनके लिए हमने बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस बनाए हुए हैं 15 डेज के, 1 मंथ के, 2 मंथ्स के एंड 3 मंथ्स के। अब तक हमारे व्यूअर्स ने हमारे अगर सोशल मीडिया हैंडल्स को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज जितने भी अपडेशन हमारे वीजा रिगार्डिंग या फिर कोचिंग के बारे में होते हैं सारे यहीं के यहीं आपको मिलेंगे। तो आज जो मैं अपने लाइव सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ वो है आईएलटीएस राइटिंग मॉड्यूल। आई नो ये सब सुन के सबके मतलब फेसेस बन गए होंगे, क्या ये एक लेक्चर होने वाला है, फिर से आइल्स पढ़ाई जाएगी? नो, नॉट एट ऑल। आइल्स राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स इन आइल्स। और आपको मैं आज ये बताने वाली हूँ कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो बच्चे हैं जो इसमें कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये लेक्चर सुनने के बाद आप अपनी काफी गलतियों को रेक्टिफाई करोगे और अपना बैंड्स को इम्प्रूव करोगे। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ आईएलटीएस टास्क 1 अकेडमिक की। अब टास्क 1 में क्या होता है? बेसिकली इट इज द डाटा रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, चार्ट, मैप। डिफरेंट डिफरेंट तरह के यहाँ पे चार्ट्स होते हैं, जैसे लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, टेबल होता है, देन प्रोसेस है, मैप है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क आते हैं। एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, आपको वो डेटा देके एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो हम मोस्टली अपने अकेडमी में स्टूडेंट्स को बताते हैं कि इस टास्क के लिए आप मिनिमम 20 मिनट्स का टाइम डिवोट कीजिए। तो 20 मिनट्स में आप आराम से ये टास्क कर लेते हैं और इसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो 150 टू 180 वर्ड्स होती है। अब कहने और देखने में लगता है ये टास्क बहुत सिंपल है, डेटा दिया हुआ है, बस जॉट डाउन करना नीचे अपने वर्ड्स। बट अब मैं आपको वही बताने वाली हूँ जो मिस्टेक स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं टास्क 1। तो जो सबसे पहली है, जो बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, नो ओवरव्यू या इनएडिक्वेट ओवरव्यू। आप सबको मालूम होता है व्हाट इज बेसिकली एन ओवरव्यू। ओवरव्यू इज बेसिकली a gist of task 1, जिसको हम कहते हैं ना समरी, कि टास्क 1 में क्या दिया गया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, देन उसके बाद BP1 BP2 लिखा, काम खत्म। बट ओवरव्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टास्क 1। इसको आपने ओवरलुक नहीं करना है, बिकॉज इसी को देख के एग्जामिनर को मालूम चलता है कि स्टूडेंट को टास्क कितना समझ आया है। बेसिकली ये जस्ट है आपके टास्क 1 की। A weak overview can significantly impact your band score, तो ये आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब ओवरव्यू में हम क्या लिखते हैं? मैक्सिमम, मिनिमम, हाईएस्ट, लोएस्ट या कोई बहुत स्ट्राइकिंग फीचर हो, ये हमने सिर्फ समराइज करना है, इसको डिटेल में डिस्क्राइब हमने ओवरव्यू में नहीं करना। The second mistake which student makes, describing data incorrect। अब इतना सारा डेटा दिया होता है, स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं होता। अब वो इंक्रीज की जगह डिक्रीज लिख रहे हैं, डिक्रीज की जगह इंक्रीज लिख रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप एक गलत डेटा रिपोर्ट करोगे तो आपका लो बैंड स्कोर हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स मेन फीचर्स को ही मिस कर देते हैं। So one should focus on summarizing key trends, comparisons and significant details in the data। हमने मिस नहीं करने हैं important details।
अब जो नेक्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, डिस्क्राइबिंग एवरीथिंग और टू मच डिटेल। कई बार आपको एक से ज्यादा ग्राफ आ जाते हैं, दो आ जाते हैं, डेटा बहुत ज्यादा होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी लिख रहे होते हैं, विच इज रॉन्ग। आप देखो, अगर तीन चार चीजों में कंपैरिजन हो सकता है तो कंपैरिजन कीजिए। अगर एक दो चीजों में सिमिलैरिटी शो हो सकती है तो सिमिलैरिटी की दिखाइए। लेकिन आपको एक एक चीज नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। सो यू नीड टू फोकस ऑन समराइजिंग एंड हाइलाइटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। एंड द नेक्स्ट मिस्टेक इज पुअर वोकैबुलरी। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, बार बार अपने वर्ड्स रिपीट करते रहते हैं, increase, increase, decrease, decreased. You should try to use synonyms. And it's basically a synonym test. जितने आप synonyms यूज करोगे उतना ही बैंक स्कोर आपका बढ़ता जाएगा। आप इंक्रीज की जगह रोज लिख सकते हो, क्लाइंब लिख सकते हो, डिक्रीज की जगह ड्रॉप लिख सकते हो, डिक्लाइन लिख सकते हो। अगर बहुत सारी फ्लक्चुएशंस हो रही है, फ्लक्चुएटेड लिख सकते हो। So you keep on adding new words and synonyms instead of repeating the same words. Because अगर आप बार बार वही words repeat करोगे तो you are going to fetch low bar score. Then very important, use appropriate vocabulary to describe trends, comparisons, stages and changes. अब कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे कीप ऑन एडिंग, फोर्सफुली वोकैबुलरी ऐड करते रहते हैं विदाउट यूज, मतलब, और दे स्टार्ट यूजिंग कॉम्प्लेक्स वर्ड्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग। किसने कहा है कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करने को? यूज सिंपल वर्ड्स। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स तभी यूज कीजिए इफ यू नो देयर मीनिंग, कि उनको कहाँ पे यूज करना है। नहीं तो कोई फायदा नहीं, आप अपना सारा का सारा जो वो रिपोर्ट है वो आप खराब कर देंगे। Pay attention to spelling and ensure you are using the correct form of words, such as using lowest instead of least when describing percentages. Clear? अब नेक्स्ट जो बच्चे गलती करते हैं, पुअर ऑर्गेनाइजेशन एंड कोहेरेंस। अगर आपका ये जो रिपोर्ट है, अगर आप उसको लॉजिकली ऑर्गेनाइज नहीं करोगे बाय यूजिंग पैराग्राफ स्ट्रक्चर, तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्लियर नहीं होगी। तो आपको ये पैराग्राफ स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेजिंग आती है, फिर आपको ओवरव्यू आता है, फिर आप BP1 लिखते हो, उसमें कुछ डिटेल्स देते हो, BP2 लिखते हो, उसमें कुछ डिटेल्स लिखते हो। अगर आप इसको लॉजिकली ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो आपके बैंक स्कोर नहीं आएंगे। यूज कोहेसिव डिवाइसेस क्लियरली टू कनेक्ट योर आइडियाज एंड इंश्योर स्मूथ ट्रांजिशंस बिटवीन पैराग्राफ्स। अब नेक्स्ट जो गलती करते हैं वो क्या होती है, रॉन्ग टेंस। ये सबसे बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। अब इसमें क्या होता है, using past tense when the graph is about future or present data। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के सुनाने वाली हूँ, ठीक है? क्लियर है? तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या वो पास्ट में लिखना था या प्रेजेंट में था या फ्यूचर प्रेडिक्शंस था। अब जैसे ये है, the table below shows information and predictions regarding the change in percentage of the population aged 65 and above in 3 countries. I think we have few questions popping up on the screen. Let me read that. One is from Ankita. Ma'am, writing module में थोड़ा weak हूँ, थोड़े tips बता दो please, tenses समझ नहीं आते sometimes। अंकिता प्लीज पे अटेंशन, मैं वही राइटिंग मॉड्यूल बता रही हूँ कि जो बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से और फोकस लगा के मेरा ये वाला पूरा लेक्चर सुनो, आपको काफी कुछ क्लियर होने वाला है। And next question is from Fardeen. Can I include my opinion in IELTS academic task 1? Very good question, Fardeen. मैं अभी इन्हीं पॉइंट्स पे आने वाली हूँ, तो stay focused, अभी आपको इसका आंसर मिलने वाला है। So once again, I am back to my topic. कि जैसे कई स्टूडेंट्स पे, जैसे अंकिता आपने पूछा टेंस समझ नहीं आती। सबसे पहले तो आपने जैसे क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन है the table below shows information and predictions regarding the changes in percentage of the population aged 65 and above in 3 countries। इसमें predictions दी हुई हैं
किसके बारे में? रिगार्डिंग द चेंज इन परसेंटेज, जो पॉपुलेशन है एज 65 एंड अबव, वो भी 3 डिफरेंट कंट्रीज में। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बिना टाइम पीरियड देखे, बिना देखे कि कोई ईयर्स मेंशन है, दे स्टार्ट राइटिंग इन पास्ट टेंस व्हिच इज रॉन्ग। क्लियर? तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, ये बहुत इजीली समझ आ रहा है कि इसमें फ्यूचर प्रेडिक्शंस हैं। अब आपको कैसे वर्ड्स यूज करने होंगे इसमें? इट इज प्रेडिक्टेड, इट इज फोरकास्टेड, इंस्टेड ऑफ यूजिंग पास्ट टेंस। क्लियर? आई होप अंकिता आपको साथ साथ ये चीज समझ आ रही है, बिकॉज जब तक आप क्वेश्चन का टेंस नहीं समझोगे, आप पूरा का पूरा टास्क वन गलत कर दोगे। अगर आपको टाइम पीरियड दिया है, ईयर्स मेंशन है, या कोई भी रिलेशन है कि ये चीज हो चुकी है, या कोई ये सर्वे है, तो इट मींस वो आपको टास्क वन पास्ट में आंसर करना है, नहीं तो प्रेजेंट या फ्यूचर में करना है। मैच योर टेंस to the time period shown. Then next, not writing enough words. अब उसमें क्या होता है कि कई बच्चे क्या होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता, डेटा एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, वो ज्यादा वर्ड्स ही नहीं लिख पाते। इट मींस उनकी ये जो वर्ड लिमिट है वो कम पड़ जाती है। सो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपके बैंड स्कोर कम हो जाते हैं। अब फरदीन, मैं आपका आंसर करने वाली हूँ कि कैन आई इंक्लूड माय ओपिनियन। अभी मैंने क्वेश्चन रीड किया था, तो एग्जामिनर ने कहीं भी नहीं पूछा कि आप अपनी ओपिनियन दो। टास्क वन में यू आर नॉट सपोज टू गिव योर ओपिनियन व्हाई द ग्राफ इज लाइक दिस और व्हाई द ग्राफ इज लाइक दैट। आपको कहा जाता है समराइज करो, कंपैरिजन करो, सिमिलैरिटी शो करो। जितना आपको पूछा जाए आपने उतना ही जवाब देना है, बिकॉज ये डेटा रिप्रेजेंटेशन है। आपसे कोई सलाह, कोई सजेशन, कोई एडवाइस नहीं मांगी। तो प्लीज आप अपनी ओपिनियन टास्क वन में बिल्कुल नहीं दे सकते। आप अपनी ओपिनियन या सजेशन टास्क टू ऐसे में दे सकते हैं। आई होप फरदीन आपको आंसर मिल गया होगा। ओके, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम, लिसनिंग मॉड्यूल में समटाइम्स समझ नहीं आता एक्सेंट और वर्ड्स में भी, क्या बार टफ होते हैं? कई बार टफ होते हैं वर्ड्स। ओके डियर, वैसे तो मैं जो मेरा नेक्स्ट सेशन है वो लिसनिंग में होने वाला है, बट फिर भी अगर आपने मेरे से पूछा है लिसनिंग मॉड्यूल में समटाइम्स समझ नहीं आता एक्सेंट, इसके लिए तो सबसे अच्छी बात है, स्टार्ट लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग्स, इंग्लिश मूवीज देखिए। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे कार्टून नेटवर्क भी हैं, आप बच्चों के साथ बैठ के चाहे वो देखिए, एंजॉय कीजिए। आप देखकर थोड़े ही दिनों में आपको एक्सेंट समझ आने लगेगा। आजकल छोटी छोटी क्लासेस में आप बच्चों को देखते हो, वो इतने अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं, समझते हैं। रीजन क्या है? कार्टून नेटवर्क्स। तो आजकल ये भून होने लगे हैं कार्टून नेटवर्क्स। सो डोंट वरी, अगर आप फर्स्ट टाइम लिसनिंग लगा रहे हो, आपको फॉरेन एक्सेंट नहीं समझ आ रहे, तो आप स्टार्ट लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग। शाम को वॉक कर लो, साथ में गाने सुनते जाओ, पिक्चर देखो इंग्लिश, तो आप थोड़े दिनों में देखना ये भी चीज आपकी दूर हो जाएगी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट मिस्टेक, बच्चे क्या करते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमें अपने पर्सनल ओपिनियन नहीं देनी। Not understanding the task. Okay, I have one more question from Rohit. What type of exercises are there in task 2 IELTS? रोहित, अभी मैं task 1 पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, अभी मैं 5-10 मिनट्स में task 2 में आने वाली हूँ। आई थिंक तब आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि what type of exercises are there in task 2. अगर आप चाहते हो इसका आंसर मैं अभी भी दे सकती हूँ, पर लेकिन आपने तब भी ध्यान से सुनना है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज, हमारे ओपिनियन एसेज होते हैं, हमारे डिस्कशन एसेज होते हैं, advantage and disadvantage, problems and solutions, and double questions. Don't worry रोहित, जब मैं टास्क 2 पे आने वाली हूँ मैं ये दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए, अब और हम क्या मिस्टेक्स करते हैं टास्क 1 में? नॉट अंडरस्टैंडिंग द टास्क। जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन रीड किया, बच्चे को मालूम ही नहीं चलता कि मैंने इसमें बताना क्या है, उसको मालूम ही नहीं कि लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, इसकी वोकैबुलरी डिफरेंट है, पाई चार्ट की वोकैबुलरी डिफरेंट है। तो ये सब चीजों को आपको बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले आप टास्क को समझिए, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, लाइक जो बच्चे गलती करते हैं, दैट इज नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ। अगले दिन पेपर होता है, रात को हम अपना नेट खोलते हैं, हम कहते हैं 1 रीड कर लेते, 2 रीड कर लेते, 3 रीड कर लेते। माय डियर स्टूडेंट्स, आइल्स राइटिंग को हम रीडिंग के साथ नहीं प्रैक्टिस कर सकते। जब तक आप हैंड रिटन टास्क सॉल्व नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो ये बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स थी जो बच्चे टास्क 1 एकेडमिक आइल्स में करते हैं।
आई होप मेरे ये बताने के बाद आप गलतियां कम करोगे, इनको रेक्टिफाई करोगे और अपनी इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करोगे. Now I am coming to the next task one, that is general IELTS का. टास्क वन एकेडमिक में डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है जो आपको करना होता है. टास्क वन जनरल आइल्स में लेटर होती है. ठीक है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स. अब कहने को लगता है लेटर्स है बड़ी सिंपल है, स्कूल और कॉलेजेस में लिखी है, इसमें तो मार्क्स आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता. इसमें भी बहुत सारी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं जो कि मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ. सबसे पहले नॉट अंडरस्टैंडिंग द टास्क रिक्वायरमेंट, ignoring the purpose. Ignoring the purpose means जो लेटर में पूछा गया है, what is the purpose of writing the letter, वही आप लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो आपके बैंड्स कहाँ से आएंगे. अब इससे क्या होता है, many students don't fully grasp the purpose of the letter they are being asked to write. For instance, they might not realize a formal letter needs a formal tone and salutation. पर्सनल लेटर में दूसरी तरह की स्टार्टिंग आएगी, क्लियर, दूसरी तरह की एंडिंग आएगी. तो इसके लिए आपको डिफरेंस मालूम होना बहुत जरूरी है कि डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड पर्सनल लेटर. मैं हल्का हल्का डिफरेंस आपको अभी बता देती हूँ, हालांकि मैं मिस्टेक्स डिस्कस कर रही हूँ. सबसे पहले तो पर्सनल लेटर्स. ये लेटर्स हम अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को या अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, क्लियर. तो इसमें जो टोन होती है वो इनफॉर्मल भी हम लिख सकते हैं. अब दूसरा आ गया फॉर्मल लेटर्स. ऑब्वियसली ये ऑफिशियल लेटर्स होती है, लेटर्स टू एडिटर्स, मैनेजर्स, जिनको हम नहीं जानते होते. एंड सेमी फॉर्मल लेटर्स हम उनको लिखते हैं, नो डाउट, जिनको हम जानते हैं, लेकिन जिस चीज के बारे में हम उनको लिखने वाले हैं दैट इज ऑफिशियल, क्लियर. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 लेटर्स. जब तक आपको ये डिफरेंस नहीं मालूम चलेगा, आप पर्पस ऑफ राइटिंग में आपको समझ नहीं आएगा. अब दूसरी गलती क्या करते हैं बच्चे जब राइटिंग लिखते हैं, दैट इज इनकरेक्ट फॉर्मेट. जब तक आपको लेटर का फॉर्मेट या स्ट्रक्चर नहीं मालूम चलेगा, यू वोंट बी एबल टू राइट द लेटर. अब इसका भी देखा जाए, स्ट्रक्चर होता है, सबको लगता है लेटर में क्या स्ट्रक्चर, बट लेटर में भी स्ट्रक्चर होता है. सबसे पहले ग्रीटिंग्स, ठीक है, जिसको हम आप मतलब जैसे सैल्यूटेशन हो गया, ग्रीटिंग्स होगी, देन ओपनिंग लाइन होगी इसमें, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग, देन डिटेल्स, आपसे पूछा क्या गया है वो लिखना है, देन क्लोजिंग लाइंस होती हैं, देन साइनिंग इट ऑफ. तो जब तक आपको ये फॉर्मेट और स्ट्रक्चर नहीं मालूम चलेगा तो आप ये भी लिख नहीं पाओगे. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको स्ट्रक्चर मालूम. नेक्स्ट जो गलती करते हैं, नॉट एड्रेसिंग ऑल द बुलेट. तो जो भी ये जनरलाइज कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए टास्क वन में लेटर होती है, लेटर के नीचे 2 या 3 बुलेट पॉइंट्स होते हैं और वो बहुत जरूरी होते हैं जब हम लेटर को एड्रेस करते हैं, तीनों के तीनों बुलेट पॉइंट्स को एड्रेस करना. अब मैं आपको एक लेटर का पढ़ के दिखाती हूँ क्वेश्चन, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे बच्चे मिस कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, you have recently flown to another country on a business trip. You were satisfied with the flight but didn't like services at the airport. Write a letter to the airport manager. अब इसके नीचे 3 बुलेट पॉइंट्स दिए हुए. सबसे पहला है give your flight details. Clear? दूसरा है why were you disappointed? आप क्यों disappointed थे? तीसरा है suggest some improvements to the airport services. अब स्टूडेंट ने क्या किया, फ्लाइट डिटेल्स बता दी, ये वाली एयरलाइंस थी, ये सीट नंबर है, इस दिन मैं जा रहा हूँ, ठीक है. व्हाई वर यू डिसअपॉइंटेड, आप मतलब वहां पे एयरपोर्ट पे क्यों डिसअपॉइंट हो गए, आपने इसका भी आंसर कर दिया. अब सजेस्ट सम इंप्रूवमेंट्स टू द एयरपोर्ट सर्विसेज, ये आपसे मिस हो गया. ऑब्वियसली अगर आपने एक भी बुलेट पॉइंट मिस किया तो आपके बैच स्कोर ऑटोमेटिकली नीचे आ. तो जितने बुलेट पॉइंट्स आपसे पूछे गए हैं आपने सबको एड्रेस करना है. क्लियर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, रेपिटेटिव लैंग्वेज. अब स्टूडेंट्स क्या होता है, बार बार वही लाइनें, वही वर्ड्स लिखते रहते हैं. दैट इज व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन ट्राई टू राइट सिनोनिम्स, ट्राई टू पैराफ्रेज द सेंटेंसेस, ट्राई टू पैराफ्रेज द क्वेश्चन. वही चीज बार बार लिखोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली बड़ा मोनोटोनस और बोरिंग हो जाएगा एंड इट विल फेच यू लो बैक स्कोर. So vary your sentence types and use linking phrases.
क्लियर? अब जैसे एकेडमिक आइल्स टास्क 1 में बच्चे करते थे ओवरली यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, सेम लेटर में भी करते हैं. Trying to use advanced vocabulary without understanding the basics can backfire, making the writing unclear. अगर आपको उन कॉम्प्लेक्स फ्रेजेस के मीनिंग नहीं मालूम तो प्लीज डोंट यूज इट. यू कैन राइट द लेटर इन सिंपल वर्ड्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कॉम्प्लेक्स वर्ड्स. देन नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही कॉमन है, ग्रामेटिकल एरर्स. टेंसेस में बहुत गलती है, उनको पता है लेटर हमने ये बात प्रेजेंट टेंस में कहनी है, फ्यूचर में कहनी है या पास्ट में कहनी है. आर्टिकल्स की गलती हो जाती है, पंचुएशन की गलती हो जाती है, जिससे आपका बैंड स्कोर फिर नीचे आ जाता है. क्लियर? तो आपने ये सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखना है जब आप जनरलाइज का टास्क 1 करते हैं. कई बार क्या होता है, बच्चे इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं, हालांकि वो कुछ नहीं पूछा हुआ, लेकिन वर्ड लिमिट उनसे नहीं बन रही, उसको एक्सीड करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा लिखते हैं. वी आर नॉट सपोज टू राइट एनीथिंग एक्स्ट्रा इन द लेटर. जितना हमसे पूछा गया है हमने उतना ही जवाब देना है. देन अगेन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर. अगर आपके पैराग्राफ लॉजिकली ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, स्ट्रक्चर नहीं होंगे, अगेन आपका बैंड स्कोर कम आएगा. A poorly organized letter can be difficult to follow, making it hard for the examiner to understand the main points. और नेक्स्ट जो बच्चे गलती करते हैं, नॉट लीविंग क्लियर स्पेसेस. अब होता क्या, सबसे पहले आपने ग्रीटिंग्स की इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ लिखा, पर्पस ऑफ राइटिंग, फिर जितने बुलेट पॉइंट्स है, अगर 3 बुलेट पॉइंट्स है, 3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाइए, हर पैराग्राफ में स्पेसिंग कीजिए. अगर आप तीनों पैराग्राफ में स्पेस नहीं दोगे, इकट्ठा लिखोगे तो वो 1 पैराग्राफ लगेगा और आपके बुलेट पॉइंट्स ऐसे क्लियर भी नहीं होंगे. मोreover it gives a neat look to the examiner और आप ऐसे ज्यादा बैंड स्कोर फेच कर पाओ. और उसके बाद लॉजिकल पैराग्राफ, मतलब जो भी आप लिख रहे हो पैराग्राफ शुड बी कनेक्टेड, जो आपसे पूछा गया क्या उन्हीं का जवाब दिया या कुछ और लिख रहे हो. ठीक है. ईच पैराग्राफ शुड हैव अ क्लियर टॉपिक सेंटेंस and supporting details, making it easier to follow the flow of ideas. Clear? और common mistakes कौन सी करते हो आप? Inaccurate information. पूछा कुछ और है, लिख कुछ और है, just for the heck of writing कि मैंने शीट बननी है, किसी तरह 150 to 180 वर्ड्स करने हैं, which is wrong. नेक्स्ट गलती है forgetting openings and closings. अब होता क्या है, ओपनिंग लाइन बच्चे नहीं लिखते, क्लोज कैसे करना है प्रॉपर्ली वो नहीं करते, कई बार साइन ऑफ नहीं करते, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं. तो अगेन फिर आपके नंबर कहाँ से आएंगे? तो प्लीज कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग टास्क 1, मे बी ऑफ एकेडमिक आइज और ऑफ जनरल आइज. आई होप आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा अब तक कि आप क्या क्या मिस्टेक्स करते हो जब आप टास्क 1 करते हो. नाउ कमिंग टू आइल्स राइटिंग टास्क 2 एस्से, जो कि अगेन सबको लगता है ये तो हम स्कूल टाइम से लिखते आ रहे हैं, कॉलेज में हमने किया है, यूनिवर्सिटीज में किया है, तो ये तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, इसमें कोई गलती नहीं होती. लेकिन इसमें भी स्टूडेंट्स बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं. तो आई विल बी स्टार्टिंग स्ट्रेट वे. सबसे पहले नॉट फुली एड्रेसिंग द क्वेश्चन. कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन दिया होता है, उसमें एक या दो चीजें पूछी गई होती है, लेकिन आप उसको पार्शली आंसर करते हो, पूरा आप आंसर करते ही नहीं. तो इट मींस कहीं ना कहीं टास्क अचीवमेंट में आपके बैंड्स कम. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ. At present, the media affects people's lives significantly. What impact does media have on society? Is it a negative or positive development? अब देखा जाए इसमें दो क्वेश्चन. कई बार क्या होता है, स्टूडेंट एक का ही आंसर करता है, दूसरा भूल जाता है या स्किप कर जाता है. तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ टास्क अचीवमेंट? इट मींस आपने टास्क को अच्छे से अचीव ही नहीं किया. जो एग्जामिनर ने दो चीजें पूछी, आपने पार्शियली आंसर किया, फुल आंसर ही नहीं किया. इन दैट केस ये अगेन आपकी गलती है, अगेन आपका बैंड स्कोर कम आने वाला है. नेक्स्ट क्या है, इग्नोरिंग कीवर्ड्स. जब भी कभी क्वेश्चन आए सबसे पहले कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो.
अगर आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन नहीं करते हो, आप ऑफ टॉपिक चले जाते हो। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन रीड किया, कई बार स्टूडेंट मीडिया के ऊपर ही लिख जाते हैं, उनको कुछ और नहीं समझ आता, उनको मीडिया वर्ड पकड़ लिया, मीडिया के ऊपर लिख के अंडरलाइन द कीवर्ड, जैसे व्हाट इम्पैक्ट have on society, negative और positive, underline the keywords, stress करो कि हमने लिखना किस चीज के बारे में है, ये नहीं कि मीडिया वर्ड देखा मीडिया के ऊपर लिखे। क्लियर? देन नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा बच्चे गलत करते हैं, दैट इज वीक थीसिस स्टेटमेंट। अब ऐसे में क्या होता है, इंट्रोडक्शन लिखते हो, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप क्या करते हो, पैराफ्रेज करते हो टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद स्ट्रेट वे आप अपना थीसिस लिखते हो। कई बार बच्चे थीसिस सेंटेंस लिखते ही नहीं। अब दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन है, some people think that mothers should spend most of their time raising their family and therefore the government should support them financially. Do you agree or disagree? अब थीसिस में आपने क्या लिखना है कि क्या आप इस मतलब क्वेश्चन से एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो। आपको ये प्रॉपर लिखना है, I disagree with the statement because mothers also have the full right to take interest in outside pursuits and they should be encouraged by their husbands to make a career for themselves if they desire so. तो इट मींस अगर वीक थीसिस होगा, अगेन आपको टास्क अचीवमेंट में आपका बैंड स्कोर नीचे चला जाएगा। इट मींस आप ओवरऑल राइटिंग में फिर कम स्कोर करोगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको थीसिस स्टेटमेंट में बहुत क्लियरली बताना है अपनी ओपिनियन कि आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, या आपसे रीजंस पूछे या प्रॉब्लम्स पूछे, व्हाटएवर द क्वेश्चन की डिमांड इज, यू हैव टू आंसर इट क्लियरली। Then again, poor paragraph structure. Even in essay, you need to follow certain format and structure. अब कोई hard and fast rule नहीं है कि you have to write 5 to 6 paragraphs. It all depends कि आपको आपके इंस्टीट्यूशन में कैसे सिखाया। Because हम अपनी अकेडमी में बच्चे को कहते हैं to follow 4 paragraph structure. अब सबसे पहले पैराग्राफ में क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। क्लियर? इंट्रोडक्शन में क्या होता है, पैराफ्रेजिंग ऑफ द टॉपिक सेंटेंस एंड देन थीसिस। अब BP1 में हम एक पॉइंट को डिटेल में समझाते हैं विद एग्जांपल। BP2 दैट इज पैराग्राफ 2 में हम नेक्स्ट पॉइंट को समझाते हैं डिटेल में। देन लास्ट पैराग्राफ हमारा रहता है कंक्लूजन। सो वी ऑलवेज सजेस्ट आवर स्टूडेंट्स टू फॉलो द 4 पैराग्राफ स्ट्रक्चर। तो प्लीज इसको प्रॉपर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। In fact, you can use the formula TEAL structure, P-E-E-L. P stands for point, E stands for explain, other E stands for example, and the last one is link. Point लिखिए, उसको explain कीजिए with example and उसका connection बनाइए। Clear? अब नेक्स्ट है लैक ऑफ कोहेजन एंड कोहेरेंस, कि आप जो अपने आइडियाज एसेस में दे रहे हो, लिख रहे हो, क्या वो लॉजिकली कनेक्टेड हैं, क्या वो लॉजिकली आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, क्या वो इंटरलिंक्ड है, या एक आइडिया कुछ पहले सेंटेंस में कुछ और कह दिया, दूसरे सेंटेंस में कुछ और, तीसरे में कुछ और। तो ये कोहेजन एंड कोहेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज लिंकिंग डिवाइसेस हाउएवर इन एडिशन टू मोरएवर, बिकॉज जितना आप लिंकिंग डिवाइसेस भी यूज करोगे उतना आपका बैंड स्कोर कोहेजन एंड कोहेरेंस में इंप्रूव होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोहेसिव डिवाइसेस का ओवर यूज करो कि हर लाइन में हाउएवर, मोरओवर, इन एडिशन टू, सो दैट, बिकॉज, नो, ओनली वेयर इट इज रिक्वायर्ड। क्लियर? देन है ग्रामेटिकली एरर्स एंड वोकैबुलरी। अगेन बच्चे इसमें टेंसेस की गलती, प्रोनाउंसिएशन की गलती, देन पंक्चुएशन की गलती, ये सब आपने नहीं करना। इसमें भी डिफिकल्ट वर्ड्स को ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ, यूज प्रिसाइज एंड एक्यूरेट वोकैबुलरी, एम फॉर क्लैरिटी ओवर कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर? आजकल बच्चे व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज करते हैं, स्लैंग यूज कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट यूजिंग कॉलोक्वियलिज्म, which is wrong. Academic language में you need to be very very formal. आप informal या slangs नहीं use कर सकते। And सबसे important,
प्रूफ रीड योर वर्क। क्या आप ऐसे लिखने के बाद उसको प्रूफ रीड करते हो? बिकॉज कई मिस्टेक्स है जो हमें उस टाइम मिलती है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या है, या तो ऐसे उनका टू शॉर्ट हो जाता है, वर्ड लिमिट ही नहीं उनकी पूरी होती, या कईयों का टू लॉन्ग हो जाता है, वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाती है, विच इज अगेन रॉन्ग। कई बच्चे होते हैं वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करते रहते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या लिखना, वही सेंटेंसेस उठा के बार बार लिखते रहते हैं, विच इज रॉन्ग। स्ट्रक्चर को इग्नोर करते हैं, इंट्रो प्रॉपर नहीं लिखते, बॉडी पैराग्राफ्स अच्छे से नहीं लिखते, कंक्लूजन नहीं लिखते। और कई बार जो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देते हैं वो इररेलेवेंट होते हैं, जो आपने आइडिया दिया होता है उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी अगर किया होता है तो एग्जाम्पल्स के साथ जाता है नहीं, विच इज टोटली रॉन्ग। नॉट चेकिंग थॉरली, लिखने के बाद चेक नहीं करते हैं। And some students use memorized templates that don't fit the question at all. तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सब स्टूडेंट से कि प्लीज मेमोराइज टेम्पलेट्स को साइड पे रखिए। जो आपसे पूछा गया बड़े सिंपल वर्ड्स में आप लिख दीजिए। ट्राई टू यूज ऑल दी स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। आई होप टास्क 1 और टास्क 2 में मैंने बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स बताई हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं। आज आपने रियलाइज किया होगा मेरा ये लाइव सेशन के बाद कि सच में इतने सारे मिस्टेक्स कर जाते हैं और हमें मालूम ही नहीं चलता। बट आई होप मेरा ये लेक्चर सुनने के बाद या मेरा लाइव सेशन सुनने के बाद अब आप मिस्टेक्स कम करेंगे और अपना बैलेंस को इंक्रीज करेंगे। So I'll be meeting you next week with some other interesting topic. Till then, goodbye.